सच्ची घटना। मैं एक शिक्षक हूँ। मजबूरी का दूसरा नाम है प्राइवेट स्कूल का शिक्षक। शाम में घूमना मेरा सबसे प्रिय मनोरंजन का साधन है। गर्मियों में शाम में टहलना कहीं ज़्यादा आनंददायी प्रतीत होता है। शाम में बहती हुई ठंडी ठंडी हवा दिन भर की ऊब से छुटकारा दिलाती है। यह घटना जून की किसी शाम की है। घटना सुनाने से पहले कुछ और बातें बता देना उचित होगा। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है प्रताप फौजदार। यह जोक उन्हीं के मुख से सुना है शायद। वो फरमाते हैं मोबाइल को दो जगहों पर रखा जा सकता है, या तो ऊपर वाले शर्ट के पॉकेट में, नहीं तो नीचे वाले पैंट के पॉकेट में। उनका कहना है ऊपर वाले पॉकेट में मोबाइल रखने से हार्ट अटैक का खतरा रहता है और नीचे रखने से वहाँ के अंग में गड़बड़ी होने का खतरा बना रहता है। फौजदार जी आगे फरमाते हैं मैं मोबाइल ऊपर वाले पॉकेट में ही रखता हूँ, क्योंकि नीचे कुछ हो गया तो वैसे भी जीने का कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रताप फौजदार जी की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इसलिए कई लोगों के समझाने के बावजूद मैं मोबाइल ऊपर शर्ट की पॉकेट में ही रखता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जून की शाम की बात है। मैं टहलने के लिए घर से निकला। मैं टहलने के लिए अक्सर अमीर रईसों के मोहल्ले को ही चुनता हूँ। इन मोहल्ले की बात ही कुछ अलग होती है। मैं उस खास दिन को जिस मोहल्ले में गया वहाँ पिछले 30 सालों से ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। बस कुछ और ज़्यादा सुंदर घर बन गए हैं। दूसरे मोहल्ले के विपरीत इस मोहल्ले में बच्चों के खेलने के लिए कई मैदान हैं। मैदानों में बैठने के लिए भी समुचित व्यवस्था है। वैसे मैं मैदान में नहीं टहलता, बल्कि सड़कों पर ही बस पैदल चलता चला जाता हूँ। शाम के 6:40 हो रहे थे। जून का महीना होने के कारण अभी अंधेरा नहीं हुआ था। सब कुछ आसानी से दिख रहा था। मैं अपने विचारों में मगन सड़क पर चला जा रहा था। सामने से एक नई नवेली चमचमाती बुलेट आती हुई नजर आई। बुलेट पर 2 हट्टे कट्टे लड़के बैठे हुए थे। दूर से ही खाते पीते के घर के लग रहे थे। बुलेट पर आगे लिखा हुआ था फादर्स गिफ्ट। मैंने सोचा अमीर बाप के लाडले बच्चे। बुलेट जब मेरे बगल से गुजर रही थी, मैंने पीछे बैठे लड़के के हाथ को अपनी शर्ट की पॉकेट की ओर बढ़ते हुए देखा। मोबाइल ऊपर रखने से हार्ट अटैक के अलावा दूसरे खतरे के बारे में मेरे मस्तिष्क ने मुझे आगाह किया। मस्तिष्क ने संदेशा भेजा मेरे हाथों को, और मेरे हाथों ने बुलेट पर पीछे बैठे लड़के के हाथ को दबोच लिया। मैंने सोचा कि बुलेट पर बैठे 2 लड़के गिरेंगे, किंतु ऐसा न हुआ, बल्कि मैं ही गिरते गिरते बचा। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने बुलेट को रोक दिया था। उन दोनों लड़कों ने बिना किसी डर के बड़े ही आराम से बुलेट को स्टैंड पर लगाया। आगे वाला लड़का पीछे वाले लड़के से कहीं ज़्यादा हट्टा कट्टा था। उसने अपना तगड़ा हाथ मेरे चेहरे की ओर बढ़ाया। इससे पहले कि मेरा मुंह या चश्मा या कि दोनों टूटते, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। आगे वाले हट्टे कट्टे लड़के को शायद मुझ पर दया आ गई। वह मुस्कुराने लगा। मैंने अपना मोबाइल अपने पॉकेट से निकालकर उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला कृपया इसे ले लें, लेकिन मुझे सुरक्षित जाने दें। और वह लड़का जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। मेरा मोबाइल लेकर थोड़ी देर उसे उलट पलट कर देखा, फिर अपने साथी की ओर देखते हुए हंसते हुए बोला Redmi 9A 7000 वाला। उसका साथी यह सुनकर बुरी तरह से झल्ला गया और मुझ पर ऐसी दृष्टिपात की कि मानो मैं कोई अपराधी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे भी अपराध बोध हो गया। आगे वाले लड़के ने ससम्मान मेरा मोबाइल वापस कर दिया। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से 500 रुपये का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला ये ले जा, कुछ खा पी लेना, बड़ा ही कमज़ोर दिखता है। मेरा स्वाभिमान जाग उठा। मैंने नोट लेने से साफ इनकार कर दिया। दोनों लड़के मेरे स्वाभिमानी चरित्र को देखकर हक्के बक्के भौचक्के रह गए। वे मेरी तरफ ऐसे दिख रहे थे मानो उन्होंने कोई मंगल ग्रह का प्राणी देख लिया हो। आगे वाले लड़के ने अपना भारी भरकम हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा तू बड़ा ही इंटरेस्टिंग जान पड़ता है, चल थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। मैं विवश था। उसके बाहु-पास के जकड़न में मेरा कमजोर शरीर उसी तरफ गया जिधर वो गया। थोड़ी देर में हम तीनों बगल के मैदान के बेंच पर विराजमान थे। सड़क से लेकर बेंच पर बैठने तक मेरी गर्दन उसके मजबूत भुजाओं के चंगुल में फंसी हुई थी। अंततः मैंने निवेदन किया, इससे पहले कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं,
कृपया करके मेरी ग्रीवा को भुजापात से मुक्त करें। दूसरे वाले ने कहा, मार्शियन लैंग्वेज बोल रहा है क्या बे? पहला वाला शायद हिंदी का अच्छा जानकार था और अंततः मेरी गर्दन भुजापात से मुक्त हुई और मैंने चैन की सांस ली। बड़े वाले ने बड़े ही प्रेमपूर्वक अंदाज से मुझसे कहा, क्या करते हो? जवाब सुनने के बाद बोला, अच्छा तो गुरुजी हो। मैंने भी अपने शरीर से सारी ऊर्जा एकत्रित करके पूछा, आप दोनों के शुभ नाम क्या हैं? जवाब आया, मेरा बच्चन इसका खान। मैंने कहा, असली नाम तो नहीं लगते, क्या आप दोनों इस सुपरस्टार के फैन हैं? पीछे बैठे लड़के ने कहा, मैंने तो जब से पहली देखी तभी से अपना नाम खान रख लिया। मैंने दूसरे की ओर देखते हुए बोला, और आप जरूरी बूम देखकर अपना नामकरण बच्चन कर लिया होगा। बच्चन बोला, लेकिन तुम्हें यह बात कैसे पता चली? अंतर्यामी लगते हो। मैंने कहा, जस्ट गेसिंग। खान पुनः बोला, अच्छे आदमी लगते हो, अच्छा जॉब ऑफर दे रहा हूँ, मेरे गैंग में शामिल हो जाओ, आईफोन रखने के काबिल बना दूंगा। बच्चन ने अपने विचार रखे, लेकिन तब बेचारे को शिक्षक दिवस पर 3 रुपए वाला पेन गिफ्ट में कैसे मिलेगा? दोनों खूब हंसे, मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, अब 4 रुपए में आता है। खान, इस महंगाई में जो नहीं हुआ वही आश्चर्य। बच्चन, पता है शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? मैंने कहा, महान दार्शनिक, शिक्षाविद, अनुशासन प्रिय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। खान, उन्होंने खुद ही मुखारबिंद से अपने शिष्यों से कहा कि वे चाहते हैं कि उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। बच्चन, काफी हम्बल इंसान थे, खुद अपने मुखारबिंद से अनुरोध किया कि उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इट्स हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी। सोचो कितने महान इंसान रहे होंगे। वह दौर ही हम्बल और महान लोगों का था, अब ऐसे लोग कहाँ मिलते? मैंने कहा, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता कि खुद अपने मुखारबिंद से न कहकर दूसरे महान आत्मा के मुखारबिंद से कहलवाया होता, जैसे कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपने को महात्मा कहलवाया। खान बोला, अब तुम गांधी जी पर लांछन लगा रहे हो। उन्होंने कहलवाया नहीं था, बल्कि टैगोर जी ने अपनी मर्जी से उन्हें महात्मा कहा था। मैंने पलटकर जवाब दिया, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ। राधा कृष्णन जी खुद कह सकते हैं कि मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। अगर इसमें कोई गलत बात नहीं तो खुद को महात्मा कहलवाने में भी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। बच्चन बोला, गांधी जी ने ही तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। खान बोले, कितने हम्बल लोग थे, ऐसे ही लोगों को तो महान कहते हैं। खान बच्चन की ओर देखते हुए बोला, बच्चन मेरी पीठ में थोड़ी खुजली हो रही है, जरा खुजला तो दे। बच्चन खान की पीठ को खुजला देता है। अब की बार बच्चन, खान अब तू मेरी पीठ को खुजला दे, जरा मुझे भी खुजली हो रही है। खान बच्चन की पीठ को खुजला देता है। फिर दोनों मेरी तरफ देखकर एक साथ बोलते हैं, बिना एक दूसरे की पीठ को खुजलाए हुए कोई भी गैंग महान नहीं बन सकता। अब तो मेरी क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। धैर्य की भी एक सीमा होती है। कोई कब तक महान और हम्बल लोगों का अपमान सहेगा? मैंने कहा, तुम लोगों को एक दूसरे की पीठ को खुजलाने का कार्यक्रम समाप्त हो गया हो तो मैं भी कुछ कहूँ। वो जमाना ही था महान और हम्बल लोगों का। एक और महानतम और हम्बलेस्ट ऑफ हम्बल्स इंसान थे, बच्चों को बेहद ही प्यार करने वाले चाचा नेहरू। दिखावा करना इनको जरा भी पसंद न था। बेहद ही सादगी भरा जीवन जीते थे। और जहां तक मेरा अल्प ज्ञान है, नेहरू जी और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें जीते जी भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया हो। और इन दोनों को भारत रत्न देने की घोषणा स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने खुद अपने अपने मुखारबिंदों से की थी। हमारे राजेंद्र प्रसाद भी कम महान न थे। शायद भारतीय इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है कि कोई राष्ट्रपति अपने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए किसी प्रधानमंत्री की आवभगत के लिए एयरपोर्ट पर गए हो। और ऐसा तब हुआ था जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की आवभगत में वो एयरपोर्ट पर गए थे, जब वह किसी विदेश यात्रा से लौटे थे। हमारे राजेंद्र प्रसाद भी कम महान न थे। ऐसे ही वो देशरत्न नहीं कहलाते। ऐसे महान लोगों के महानतम कृत्य अनगिनत है, बस लोगों को इनका ज्ञान नहीं है। खान बोला, एकदम सही बात है। सादगी में चाचा नेहरू 19 थे तो गांधी जी 20। बच्चन ने अपना ज्ञान बांटा। शायद सरोजिनी नायडू जी ने कहा कि गांधी जी को कहा कि आपको गरीब दिखाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। मैंने संदेह जताया, उनके कहने का कुछ और मतलब रहा होगा। हम छोटे लोग बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें कैसे समझ सकते हैं? खान ने अंग्रेजी में बोलना चालू कर दिया। सडनली दे वर एज हम्बल एज जे के।
अब बात बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने प्रतिकार किया, खान तू यहीं चुप हो जा, नहीं तो मैं तुझे चप्पल खोल कर मारूंगा। बच्चन आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया बे तुझे? खान को बात तो पूरी कर लेने दे। खान थोड़ा गुस्से और आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो डर ही गया था। इस पिद्दी को गुस्सा भी आता है? बात को खत्म तो कर लेने दे। सडनली देवर एज हम्बल एज जेके रॉलिंग। मैंने अपने सर से पसीना पोंछा। वाकई खान उतना बड़ा मूर्ख तो नहीं हो सकता जितना मैं डर गया था। बच्चन ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश की। हम लोग भी कहाँ की बात कहाँ करने लगे? हम लोग तो तेरे डवाडोल कैरियर को सरल करने के लिए यहाँ बैठे थे। खान मेरी तरफ देखते हुए बोला, मास्टर ये ले हमारा विजिटिंग कार्ड, कोई जरूरत हो तो आकर मिलना, फर्श से अर्श पर बिठा देंगे। बच्चन ने भी उसका साथ दिया। खान सही बोल रहा है, कहीं ज्यादा कमाएगा, कम से कम OnePlus तो रखेगा ही, और 1-2 सालों में आईफोन रखने के काबिल बना देंगे। खान ने पुनः मुझसे सहानुभूति जताई। सोचना जरा, गुरुजी के धंधे में रहा तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कुछ दिनों में Redmi 9 भी रखने के काम लायक नहीं रहेगा। माइक्रोमैक्स X409 से काम चलाना पड़ेगा। बच्चन थोड़ा विचलित हो रहा था। उसने कहा, चल खान वापस धंधे पर चल। मुफ्त ने बहुत सलाह दे डाली। यहाँ का अगर बच्चन और खान मुझे अकेला बेंच पर छोड़कर अपने बुलेट पर बैठकर निकल गए। अब तक अंधेरा हो चुका था। मैं लगभग 1 घंटे तक बेंच पर बैठा रहा, चिंतन करता रहा, उन दोनों के बारे में ही सोचता रहा। अच्छे इंसान थे। मेरा मोबाइल भी वापस कर दिया, अच्छी सलाह भी दे डाली। कम से कम हिपोक्रेट तो नहीं थे, हम्बल और महान होने का दिखावा तो नहीं करते। और कौन कहता है सलाह ऐसी चीज है जो देता सब है, लेता कोई नहीं। मैंने दोनों की सलाह मान ली और विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर उनके विजिटिंग कार्ड पर लिखे पते पर इंटरव्यू देने जाने का मन बना लिया।